नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग कुल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप सभी को ये चीज़ तो पता होगा कि प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन है ना, वो साइंस से पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी के होंगे और 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस के होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शंस दिए गए, ए है क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और डी है आपका राइबोसोम। तो आपको बताना है कौन सा कोशिकांग केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल, ठीक है, ये केवल और केवल प्लांट सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप कोशिका। ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल अर्थात जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक चीज और क्या ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का किचन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पादप कोशिका का, ठीक है। इसे पादप कोशिका का किचन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ना जी, वो सब अपने भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं? क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। तो चूंकि वो लोग अपने भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का किचन की संज्ञा दिया जाता है या किचन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसे पादप कोशिका के किचन के नाम से जानते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका के किचन के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में। इसके बाद देखते हैं कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सभी को पता होगा। पावर हाउस को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा गृह। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। तो जो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका जंतु कोशिका के साथ साथ पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में। हमारे दूसरे प्रश्न क्या देखिए, लाइसोसोम है पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, मल विसर्जन केंद्र या ऊर्जा केंद्र। आपको बताना है कि लाइसोसोम क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम क्या है? तो एक पाचन केंद्र है। क्या है? पाचन केंद्र। देखो, अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। हम पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही पूरा क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, ठीक है। आपके टोटल 60 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी के रहेंगे, फिर 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस के रहेंगे। आपको इन सभी विषयों के प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न क्या है, लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम क्या है? एक पाचक केंद्र है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि मैं कोशिका बनाता हूँ, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ये मैंने कोशिका बना दिया, प्लांट सेल बना दिया, पादप कोशिका। तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं पूरे बाउंड्री में, ठीक है, ये जो बाउंड्री में पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यही क्या है? यही क्या है जी? लाइसोसोम है। यही क्या है? लाइसोसोम। इसी को लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम के नाम से इसी को जाना जाता है, ठीक है। इसी लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? इसी लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको, है ना। और हम लोग बोल रहे हैं ये पाचन केंद्र है, तो क्यों पाचन केंद्र है इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो, ये जो लाइसोसोम है, स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसी को मैं थोड़ा बड़ा फॉर्म में बना रहा हूँ। ये लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये एंजाइम है। तो इस लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। और ये जो एंजाइम है करता क्या है? ये जो मृत कोशिका होती है ना, मृत कोशिका, जिसको इंग्लिश में डेड सेल बोलते हैं, ये मृत कोशिकाओं को या मृत कोशिका को, साथ ही साथ जो वृद्ध कोशिका होती है, वृद्ध कोशिका मृत कोशिका और वृद्ध कोशिका को क्या करती है? पचाने का कार्य करती है। क्या करती है? पचाने का, ठीक है, पचाने का कार्य करती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? पाचन केंद्र।
आगे समझ में। तो लाइसोसोम क्या है, एक पाचक केंद्र है। क्यों पाचक केंद्र है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाया जाता है और जो एंजाइम है वो क्या करती है, ये मृत कोशिकाओं को या वृद्ध कोशिकाओं को पचाने का कार्य करती है। आगे समझ में, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लाइसोसोम तो बढ़िया काम कर रही है, ये तो मृत कोशिका को और वृद्ध कोशिका को पचा रही है, तो आखिर हम इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, है ना, इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, इसको भी मैं बता रहा हूँ। देखो कभी कभी जब हमारे शरीर में जब एंजाइम का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तब क्या होता है एक्चुअल में जो लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये मृत कोशिकाओं को और वृद्ध कोशिकाओं को पचाती है। लेकिन जब कभी हमारे शरीर में एंजाइम का संतुलन बिगड़ता है तो लाइसोसोम भैया जीवित कोशिकाओं को भी पाचन करने लग जाती है, उसको भी मारने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल अर्थात आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, पाचन केंद्र होगा। लाइसोसोम क्या है, तो पाचन केंद्र है। होपफुली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरा प्रश्न में चलते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड से, प्रोटीन लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए से, कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन एवं सेल्यूलोज से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन एवं लिपिड से। किससे, प्रोटीन एवं लिपिड से, ठीक है। सबसे पहले तो जो कोशिका झिल्ली है वो किस में पाया जाता है, जो कोशिका झिल्ली है, याद रखना जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, है ना। जो कोशिका झिल्ली है ये आपका पादप कोशिका के साथ साथ जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, ठीक है। ये प्लांट सेल में पाया तो जाता है, साथ ही साथ और किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में, अर्थात पादप कोशिका के साथ साथ ये आपका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली का काम क्या है, तो ये क्या करती है, ये कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, ये कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये आपको याद रखना है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका को। चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि जो कोशिका झिल्ली है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन एवं लिपिड का। किसका, प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है, याद रखना है, ओके। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल्व, ठीक है, ये सेल वॉल्व बोलते हैं। और बाकी कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं जी, सेल मेम्ब्रेन। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है, ये बना होता है, तो ये बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि कोशिका झिल्ली आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि जो कोशिका भित्ति होता है ना जी, ये आपका केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आपका कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये सब चीज़ों को बारीकी से सुनते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, जो कोशिका झिल्ली होती है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड्स का बना होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली है वो आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। फिर मैंने एक नाम का और जिक्र किया था, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश से बोला जाता है आपका सेल वॉल्व। और जो कोशिका भित्ति होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल्व होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। अच्छे समझिएगा, प्रोटीन एवं लिपिड से क्या बन रहा है आपका, कोशिका झिल्ली, लेकिन आपका कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 36, 23, 46, 24। जोड़ी पूछा जा रहा है, पेयर पूछा जा रहा है। हमसे बहुत गलती होता है, यहाँ बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पूछा जा रहा है, जोड़ी पूछ रहे हैं कि संख्या पूछ रहे हैं। अगर संख्या पूछता कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अगर नंबर पूछता तो आपको बताना है 46, है ना। अगर यहाँ पास अगर नंबर पूछता तो आपको क्या आंसर बताने थे, 46। बट यहाँ क्या पूछा जा रहा है, जोड़ी, पेयर पूछा जा रहा है, पेयर, ठीक है, पेयर पूछा जा रहा है। तो कितना पेयर हो जाएगा, इसका कितना पेयर हो जाएगा, 23, है ना, 23 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 है। 46 में से जो 44 गुणसूत्र होता है ना जी, ये किसका निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। किसका, शरीर का। ये शरीर का निर्माण करता है 44 गुणसूत्र। 44 गुणसूत्र कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका, 22 जोड़ा, ठीक है। 22 जोड़े क्या करता है, हमारे बॉडी का, शरीर का निर्माण करता है। जबकि जो आपका 2 गुणसूत्र होता है, 2 गुणसूत्र, ठीक है, 2 गुणसूत्र, या मैं बोल सकता हूँ एक जोड़ा, ये क्या करता है, ये हमारे लिंग का निर्धारण करता है।
लिंग का निर्धारण करता है, सेक्स का डिसीजन लेता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 44 है हमारे बॉडी का निर्माण करेगा और 2 है वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। आगे समझ में, ठीक है। तो 44 और 2 आपका 46 हो गया, है ना। लेकिन अगर पेयर में पूछेगा तो 23 पेयर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? क्या पूछा जा रहा है? जाइलम की उपस्थिति, ठीक है। जाइलम, देखो जाइलम और फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहनी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है जी, जाइलम जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फ्लोएम। यहाँ पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखो, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। अब जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? ये आपका जल को, जाइलम जल को, देखो जल से जाइलम, जल से जल आपको ध्यान रखना है। तो जाइलम क्या करता है? जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम ये किसको? फूड, देखो एफ से फ्लोएम, एफ से फूड हो जाएगा, है ना। फूड मतलब भोजन, या बोल सकते हैं हम लोग खनिज लवण भी बोल सकते हैं। तो जो फ्लोएम है वो आपका फूड को, है ना, भोजन को, या हम लोग बोल सकते हैं मिनरल्स को, खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब दोनों एक प्रकार का वो है, कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो जाइलम क्या करेगा? ये जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और ये फ्लोएम क्या करता है? ये फूड को या खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब क्वेश्चन क्या देखिए, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। ये नहीं होगा, न ये नहीं होगा, न ये नहीं होगा। खाद्य पदार्थों का वहन तो भैया फ्लोएम करता है, फूड का। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर? जल का वहन, है ना। जाइलम क्या करता है? ये जल का वहन करता है, मतलब जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिटिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। बताने इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब पेड़ पौधे जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो जो प्रोसेस है वो वही क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है जी? इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण। इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, सूर्य के प्रकाश और आपका H2O + CO2 और आपका पर्णहरिम जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और उसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग करते हैं श्वसन के रूप में। आगे समझ में, ठीक है। तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो पेड़ पौधे वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, आपका जल, CO2 और पर्णहरिम के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? रक्त क्या है? ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है, एक उपकलित उत्तक है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्लड क्या है, तो आपको इसका आंसर बताना है। ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड को क्या बोलते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? एक संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं इसको? एक संयोजी उत्तक, ठीक है। ब्लड के बारे में तो सबको अच्छे से पता होगा। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, वैसे हमारे शरीर के लिए ब्लड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है जी? 7.4 पीएच के बारे में तो पता होगा। पीएच पैमाने की खोज सोलेंसर नामक साइंटिस्ट ने किया था। पीएच का वैल्यू 0 से 14 के बीच में होता है। अगर पीएच का वैल्यू, है ना, देखो टोटल आपका 0 से 14 तक इसका वैल्यू होता है। अगर वैल्यू पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो वो आपका एसिटिक नेचर को शो करता है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो आपका बेस नेचर को शो करता है। किसको शो करता है? बेस नेचर को शो करता है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा है कि आपका ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। दैट मीन्स ये कौन सी प्रकृति का होता है? बेस, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है, हमारा ब्लड है वो, ठीक है। आगे समझ में, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4, ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है,
आपका ब्लड ग्रुप के फादर, ठीक है, ब्लड ग्रुप के फादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लैंड स्टेनर। ये सब नाम को अच्छे से याद रखना है। लैंड स्टेनर को ब्लड ग्रुप के फादर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ABO, ये सब क्या है? ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप के फादर कौन है? तो लैंड स्टेनर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? ब्लड क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा कि मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना, पीएच का अनुमानित मान बताना है 7.4, 7.9, 6.7, 8.1। इसका सही आंसर होगा आपका 7.4, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया पीएच मतलब वो पीएच पैमाने की खोज किसने किया था? आपका सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। कब किया था? 1909 में। पीएच का वैल्यू 0 से 14 के बीच में होता है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक नेचर को बताता है, लेकिन 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय नेचर को बताता है। तो यहाँ पास इसका वैल्यू 7.4 है, दैट में से क्षारीय नेचर को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ओके, आगे समझ में। तो कभी भी आपसे पूछे कि मानो ब्लड का पीएच कितना होता है तो आपको बताना है 7.4। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? अभी जस्ट मैंने बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था, पालो ने किया था। भैया बताओ जी, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? हुई इन्वेंशन इन ब्लड ग्रुप बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैंड स्टीनर, ठीक है। लैंड स्टीनर को ब्लड ग्रुप के फादर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ठीक है। बाकी ब्लड के बारे में तो पता है, ये आपका संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसका पीएच 7.4 होता है। और इसकी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखिए, लिगामेंट व टेंडम क्या है? एक संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक है, संयोजी तंतु में उत्तक है और कंकाल उत्तक है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लिगामेंट और टेंडम क्या है? तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा? संयोजी एवं तंतुमय उत्तक है। क्या है? संयोजी एवं तंतुमय उत्तक। जो लिगामेंट होता है ना जी, लिगामेंट याद रखिएगा। लिगामेंट क्या करता है? ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। बोन को किससे? बोन से। बोन को बोन से क्या करता है? कनेक्ट करता है, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लेकिन जो टेंडम होता है, टेंडन है ना, जो टेंडन होता है ये क्या करता है? ये आपको बोन को मसल से कनेक्ट करता है। बोन को किससे? मसल्स से, ठीक है। मसल से कनेक्ट करता है, अर्थात हड्डी को किससे? मांसपेशी से। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। लेकिन हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। और याद रखना है, जो लिगामेंट और टेंडम क्या है? तो एक संयोजित तंतुमय उत्तक है। ये आपको याद रखना है। आगे समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। देखो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? लीवर को, बोन मेरो को, प्लीहा को या हृदय को? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हृदय को या अस्थि मज्जा को या प्लीहा को या हृदय को, ठीक है। यकृत को लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, अस्थि मज्जा को बोन मेरो कहा जाता है, प्लीहा को स्प्लीन कहा जाता है और हृदय को हार्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका प्लीहा को। और प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। अच्छे से इसको याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जब आरबीसी बनता है तो उस आरबीसी को स्टोर करने का काम भी कौन करता है? प्लीहा करता है। इसीलिए प्लीहा को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हमारे शरीर का ब्लड बैंक, इसको हमारे शरीर का ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ब्लड बैंक। क्यों ब्लड बैंक? मैंने बताया ना, जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा, रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो अब उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए भैया। तो इसको स्टोर कौन करता है? यही करता है स्प्लीन। तो स्प्लीन को और किस नाम से जानते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं? तो स्प्लीन को ही आपका कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? देखते हैं। अब देखो, आप सभी को पता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है? 120 दिन तक, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अब 120 दिन के बाद आरबीसी मर गया। अब मरने के बाद वो जो आरबीसी है उसको दफनाने का काम या उसको पचाने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? आपका स्प्लीन करता है। 2 चीज़ ध्यान रखना, जब अतिरिक्त अमाउंट में आरबीसी बनेगा तो भी वो कहाँ स्टोर होगा? स्प्लीन में। लेकिन जब आरबीसी का डेड होगा तो भी ये उसको कहाँ पचाया जाएगा? स्प्लीन में पचाया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, एज वेल एज इसको आरबीसी का हमारे शरीर का ब्लड बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि तना की बात हो रहा है तो हम लोग आलू, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा आलू। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि आलू तो जमीन के अंदर है, मतलब वो जड़ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जो आलू होता है ना वो एक रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो याद रखना जी आलू क्या है? आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना। आलू एक क्या है? रूपांतरित तना है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या? देखो, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पत्ती है, फूल है, तना है, जड़ है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो बताओ, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फूल हो जाएगा, फ्लावर, फूल हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं फूल को बना देता हूँ, है ना। फूल बनाते हैं हम लोग। उतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं आता मुझे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से बना दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखो ये एक फूल है, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, फूल टाइप का नहीं लग रहा होगा तो मान भी लो जी, मानने में क्या है ना। चलो ये फूल है ना। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय या ओरी के नाम से जानते हैं इसको, अंडाशय, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फूल का, इसको क्या बोलते हैं? आपका वो बोलते हैं आपका स्टाइल, अर्थात वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिका। और इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडाशय को ओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरी, है ना। और वर्तिका को क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं जी? स्टाइल। और वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, ठीक है। ये चीज अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र हो गया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तंतु बोलते हैं, तंतु, तंतु बोला जाता है हिंदी में इसको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर, एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसके अंदर ये जो और मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ छोटा 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 छोटा, इसको क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन, अर्थात पराग कण। क्या बोलते हैं इसको? पराग कण बोलते हैं। अब यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से फूल का आपका मादा जनन भाग कौन कौन सा है और नर जनन भाग कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी चीज़ को बताने के लिए इस डायग्राम को मैंने बनाया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपका फूल का आपका मादा जनन भाग, फूल का मादा जनन भाग कौन कौन सा है। तो देखिएगा फूल का मादा जनन भाग क्या क्या है आपका? ये अंडाशय हो जाएगा और वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। अंडाशय हो जाएगा, अंडाशय, अंडाशय, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इंग्लिश में देखेंगे तो ओरी, उसके बाद स्टाइल, फिर स्टिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये मादा जनन भाग। अगर बोलेगा कि फूल का नर जनन भाग क्या है? नर जनन भाग, नर जनन भाग, नर जनन भाग, नर जनन भाग कौन कौन सा है? तो आप लोग को पता लग गया होगा। ये आपका फिलामेंट अर्थात तंतु, उसके बाद क्या है आपका? परागकोश अर्थात एंथर, परागकोश, एंथर। उसके बाद तीसरा चीज मैंने बताया ये आपका परागकण, परागकण अर्थात पोलेन ग्रेन, ठीक है। परागकण ये सब क्या आपका? फूल का ये आपका नर जनन भाग है। एक चीज और ध्यान रखना, फूल के नर जनन भाग को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और फूल के मादा जनन भाग को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जायांग बोलते हैं। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पैपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजैंथिन और कैरोटीन। पपीता का जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पपीता में पीले रंग के लिए एक उसमें पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? देखो कैरोटीन तो नहीं है, पैपेन भी नहीं है, लाइकोपिन भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? कैरिकाजैंथिन। मतलब पपीता में कैरिकाजैंथिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, उसी कारण उसका रंग वो पीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग, ठीक है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। कैरोटीन जो आपका गाजर का जो हल्का पीला रंग होता है, गाजर का हल्का पीला रंग, वो किसके कारण होता है? वो कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है, कैरोटीन पिगमेंट के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या हो जाएगा? कैरिकाजैंथिन। क्या हो जाएगा? कैरिकाजैंथिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? देखो हम लोग फल खाते हैं, है ना, तो फल हमको मीठा लगता है, तो भैया मीठा क्यों लग रहा है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन इसका रिगार्डिंग देखें, ए है माल्टोज, बी राइबोज, सी लैक्टोज, डी फ्रक्टोज। ये सब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को और किस नाम से जानते हैं? इसको फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो फलों के मीठेपन का कारण यही होता है, क्या होता है? फ्रक्टोज हो जाएगा,
ठीक है। और मैंने बताया कि ये सब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट भी है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, पेलाग्रा रोग, जो पेलाग्रा रोग होता है इसी को किस नाम से जानते हैं? फोडी सिंड्रोम। इसी को ना फोडी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, फोडी सिंड्रोम। ये आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B3। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है आपका? नियासिन। क्या हो जाएगा आपका? नियासिन। ठीक है। अब जो पेलेग्रा के सिम्टम्स क्या है, हमारे पूरे शरीर में ना फफोले आ जाते हैं। जैसे कि किसी को अगर जलता है तो जलने के बाद फफोले आ जाते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है, तो वही सेम सिम्टम्स हो जाता है किसमें? पेलाग्रा के केस में। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 है ना। और उसके बाद पूछा जा रहा है स्कर्वी, अभी CGPSC का भी क्वेश्चन था। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से। विटामिन C की कमी से होता है आपको स्कर्वी नामक रोग। ठीक है। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है जी? आप सभी को पता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। खट्टे फलों में है ना, सिट्रस फ्रूट्स में, सब में क्या पाया जाता है आपका? विटामिन C पाया जाता है। अगर विटामिन C की कमी होता है तो स्कर्वी नामक रोग होता है, मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज होता है। तो पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होता है? विटामिन C और D गलत है, विटामिन B और C, विटामिन A और B गलत है, A और B गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B और C, है ना, विटामिन B और C याद रखना है जी, विटामिन B। तो आपका पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, है ना, और आपका स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। यहाँ पास हालांकि B3 नहीं दिया गया, लेकिन B तो दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड B, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित होता है? ये हमारे छत्तीसगढ़ कितने एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सा जो एलिमेंट है, तत्व है, वो पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? हरे वर्णक मतलब कहाँ कहाँ बोला जा रहा है? क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरिम के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में रहता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लौह या कैल्शियम? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम। ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है वो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लग गया होगा, आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? पसली को क्या बोलते हैं जी? इंग्लिश में रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्स बोलते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिप्स इन ह्यूमन बॉडी 24। ठीक है। बट यहाँ क्या पूछा गया? कितने जोड़े में होते हैं? कितने जोड़े मतलब पेयर में, तो कितना जोड़ा होगा? टोटल नंबर है 24 है, तो जोड़ा बता दो कितना जोड़ा होगा? आपका 12 जोड़ा। ठीक है, 12 जोड़ा। टोटल कितने पसली होती है? 24 पसली, लेकिन अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो 12 जोड़ा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। बाकी आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या अब वो 300 मतलब 300 से ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट स्टेज में आता जाता है, वयस्क अवस्था में आता जाता है, फिर उसके शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अब आखिर ये 206 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जन्म के समय क्या होता है, सभी हड्डियाँ जुड़ी नहीं रहती है ना, लेकिन जब हम लोग एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, तो हड्डियाँ आपस में जुड़ती है। इसी कारण वयस्क अवस्था में आते आते मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है? आपका 206 हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ा। लेकिन अगर वही पास नंबर पूछ लेता तो आपको बताना था 24। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वसन, ठीक है, हम सभी करते हैं श्वसन करने हम लोग जिंदा है, तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही जी, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? देखो, हम लोग ना नाक से श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक करते हैं ना। नाक से हम लोग सांस को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। तो वही क्रेब्स साइकिल क्या करता है? उस ऑक्सीजन का प्रयोग करके ऊर्जा का निर्माण करता है, फिर उसी ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट किया जाता है जी। ठीक है, याद रखना है। और रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखो, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, तो हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद वो कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो किसका निर्माण कर लेगा? ऊर्जा का। तो मतलब नया चीज़ तो बढ़ रहा है ना, नया पदार्थ बढ़ रहा है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल सही है। श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा जी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हिंदी में और किस नाम से जानते हैं? इसको हिंदी में ऊर्जा करेंसी, इसको हिंदी में ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है, और चौथा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। जो तीनों कथन दिए सभी तो सत्य है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य है। और एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्वसन के आपका बेसिकली दो प्रकार का होता है श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बट जो अनाक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? अभी जस्ट मैंने बताया जो क्रेब्स साइकिल चलता है वो कहाँ चलता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, फेफड़ा में, हमारे हार्ट में, या श्वसन नलिका में। चार ऑप्शन है कहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है। अभी जस्ट मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम लोग नाक से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वो जाता कहाँ है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, वही क्रेब्स साइकिल के थ्रू क्या होता है? एनर्जी का निर्माण होता है, और उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं। तभी तो क्या बोलते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका में, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊर्जा बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है ना। तो याद रखना है क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्या होगा जी? आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, अमाशय में किसका पाचन नहीं होता? अमाशय, जिसको इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। ठीक है, पाचन से भी एक नए क्वेश्चन आते ही है। तो अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, इनमें से कोई नहीं। देखो, अमाशय में ना भोजन को पचाने के लिए 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा? देखो याद करिए, कौन कौन सा एंजाइम, ये कई बार पूछा गया ना। पेप्सिन, पेप्सिन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका रेनिन। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, और तीसरा हो जाएगा आपका लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये 3 आपका एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन किसका पाचन करता है? ये दूध में उपस्थित, दूध में उपस्थित प्रोटीन का, ये दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है लेनिन, रेनिन, है ना। और लाइपेज किसका पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता है। अब देख लो किसका पाचन नहीं हो रहा है अमाशय में? भैया प्रोटीन का तो हो ही रहा है, ये प्रोटीन का हो रहा है, यहाँ भी प्रोटीन का हो रहा है, वसा का भी हो रहा है, फैट का। तो किसका नहीं हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो रहा। तो यहाँ पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? तो किसका पाचन नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या? देखो, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ठीक है, हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको कौन कंट्रोल करता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोजन, ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है। फिर थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। ये हमारे एसीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। याद रखना जो इंसुलिन नामक हार्मोन है ना, इसके स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय, जिसको पेंक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंक्रियास। तो अग्नाशय से इसका स्रावन होता है। जो इंसुलिन क्या करता है? ये क्या करता है? हमारे शरीर में, हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ध्यान से सुनते रहिए, हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। अगर सपोज इंसुलिन नामक हार्मोन है वो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? पूरा मीठा हो जाएगा। और उसी को क्या बोलते हैं? फिर डायबिटीज़ की बीमारी बोलते हैं, मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। देखो जो मधुमेह की बीमारी होता है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप मीठा चीज़ खा रहे हो तब होगा, ऐसा नहीं है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो ग्लूकोज है वो पूरा ब्लड में मिल जाएगा, हो जाएगा ना, ब्लड मिल जाएगा, तभी तो मधुमेह की बीमारी होता है। तो मधुमेह की बीमारी का मेन कारण क्या है? हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाना, ना कि मीठा खाना। हाँ, लेकिन जब मधुमेह की बीमारी होता है ना, तब मीठा खाने में परहेज किया जाता है कि हाँ आप मीठा कम खाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीठा खाने से इंसुलिन होता है। ठीक है, मतलब मधुमेह होता है, मीठा खाने से मधुमेह होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किस में उपस्थित? रक्त में उपस्थित। ठीक है, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर नहीं करेगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कंफ्यूजन हो गया होगा, अच्छे से बता रहा हूँ। देखो
इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर नहीं करेगा तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिससे मधुमेह की बीमारी हो सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को, एल्डोस्टेरोन को, या मिलेटोनिन को, या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा ये आपका मात्रा में मिस्टेक हो गई, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? प्रोजेस्टेरॉन को, या मिलेटोनिन को, या आपका एल्डोस्टेरोन को, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, अगर मैं बात करूं फीमेल के गोनाड ग्लैंड की, ठीक है, अगर मैं फीमेल के गोनाड ग्लैंड की बात करूं, फीमेल के गोनाड ग्लैंड की बात करूं, तो यहाँ से 3 विशेष हार्मोन के स्त्राव होता है। सबसे पहला हो जाएगा एस्ट्रोजन के बाद हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन के बाद आपको ध्यान रखना है रिलैक्सिन। क्या हो जाएगा? रिलैक्सिन। ठीक है, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो अब देख लो ऑप्शन में क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन। ये सब क्या है आपका गोनाड ग्लैंड में, फीमेल के गोनाड ग्लैंड में सब हार्मोन पाया जाता है, इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका? प्रोजेस्टेरॉन। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? अब देखो 20 क्वेश्चन आने थे किसके? बायोलॉजी के, जीव विज्ञान का, तो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स का, फिर 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री का, फिर 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इंडियन जियोग्राफी का, फिर 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ जीएस का। थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है, हाँ, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इसको अच्छे से करके जाइएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। दूसरा, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। तीसरा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और चौथा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? आपका प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? याद रखना, कई बार पूछा गया जी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 क्रॉस 10 टू पावर 15 मीटर। ठीक है, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 9.46 क्रॉस 10 टू पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, द्रव्यमान का, समय का, सेकंड का, ऐसा। तो आपको बताना है किसका दूरी का होता है, किसका होता है? दूरी का, है ना, ये याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? वोल्टेज है, विद्युत धारा, गतिरोध या पावर? आपको बताना है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। आप लोग इसका आंसर लगा लिए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। चलो देखो, कुछ मूल राशि और उसके मात्रक को भी याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका हो जाएगा लंबाई का होता है आपका मीटर। दूसरा द्रव्यमान का क्या होता है आपका? किलोग्राम। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। तीसरा समय का क्या होता है आपका? सेकंड। याद करिए, समय का होता है आपका सेकंड। ठीक है, चौथा आपका रखना है आपका ताप का क्या होता है जी आपका? केल्विन। ताप का होता है आपका केल्विन। उसके बाद देखो विद्युत धारा का क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना आप लोग को ये ज्योति तीव्रता का क्या होता है आपको? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। और एक और आपको ध्यान रखना है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है? मोल होता है। तो ये ध्यान रख लो, ये सबको आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है आपका? विद्युत धारा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखो अदिश राशि सीधा नाम से समझ में आ रहा है, अदिशा मतलब जिसमें दिशा नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि। ठीक है, देखो राशियां आपका विशेष रूप से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका सदिश राशि और एक होता है जी आपका अदिश राशि। सदिश राशि मतलब ऐसी राशियां जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किस राशि को बोलते हैं? तो
तो ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, केवल और केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, दिशा नहीं होता, उसी को अदिश राशि बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, अदिशा मतलब दिशा नहीं है जिसमें, है ना। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशि कहलाएगा, और ऐसी राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता अदिश राशि कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सी अदिश राशि, देखो त्वरण तो सदिश राशि है, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। वेग आपका सदिश राशि है, ठीक है। बल आपका सदिश राशि है, बल भी आपका सदिश राशि है। तो दाब क्या हो जाएगा जी, दाब आपका अदिश राशि है। दाब क्या है, अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है, दाब अदिश राशि है। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। याद रखना, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा, सदिश मतलब दिशा भी होगा परिमाण भी होगा, लेकिन अदिश केस में केवल केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये अभी सीजीपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है। पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में और सौर के मापन में। तो याद रखना डाप्सन यूनिट है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ओजोन परत, ओजोन परत की मोटाई को मापने में, ओजोन परत की मोटाई को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया ना, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग आपका उच्च ताप का, है ना, उच्च ताप के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है जी, पायरोमीटर। याद करते चले ना, पायरोमीटर उच्च ताप के मापन के, उच्च ताप है ताप, उच्च ताप के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर्द्रता को मापने के लिए तो आपका हाइग्रोमीटर, किसका, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए तो बैरोमीटर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, बैरोमीटर का। लेकिन यहाँ पास क्या पूछा गया था कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तब इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप के, किसका हो जाएगा, उच्च ताप के, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासन या विसरण, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण मतलब केंद्र से बाहर की ओर, याद रखना, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, अपकेंद्रण बल कहते हैं। जैसे कि आपका कपड़ा वाश साफ करने की मशीन हो गया, साथ ही साथ जो आपका दूध से क्रीम बनाने की मशीन हो गया, ये सब कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सब आपको अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अर्थात केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है ना, उसी को अपकेंद्र बल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। दूसरा, ऊर्जा सृजन हो सकता है। तीसरा, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। चौथा, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, डी ऑप्शन। क्या होगा इसका सही आंसर, डी ऑप्शन। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप उसका नष्ट कर सकते हो, ठीक है। याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। आपको बताना है किसी पिंड का भार क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो किसी भी पिंड है उसका भार है ना, वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किस पर, ध्रुवों पर। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। याद रखना ना इस चीज को, भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार क्या होता है आपका, कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर क्या होता है जी आपका, सर्वाधिक होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा तो ध्रुव पर होगा, और कहाँ एकदम न्यूनतम होगा तो भूमध्य रेखा पर होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, लोलक की कलावधि, है ना, लोलक, एक सरल लोलक की कलावधि को कौन से फार्मूला से दर्शाया जाता है। देखो T = 2π√L/g, है ना। ये सरल लोलक के आपको कालावधि बोल सकते हैं या आवर्तकाल को इस फार्मूला से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड है,
ये आपका द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। देखो एल किसको बता रहा है, ये लंबाई को बता रहा है। किसको बता रहा है, लंबाई को बता रहा है। तो सीधी से फार्मूला से हमको सीधा नजर आ रहा है कि जो लोलक की कालावधि है, टाइम पीरियड है, किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई पे डिपेंड करेगा। मतलब आपका जो लंबाई का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा है ना, तो आवर्तकाल भी उतना ही ज़्यादा आएगा। आगे समझ में। तो लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करती है, तो लंबाई पे, लेंथ पे, है ना। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, टी इक्वल टू 2π√L/G। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, 15.0 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा 7.0 किलोमीटर पर सेकंड, या चौथा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपको बताना है पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, पृथ्वी का कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है प्लान वेग। ठीक है, चंद्रमा का मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। ये किसका होता है, चंद्रमा का होता है। किसका होता है जी, चंद्रमा का। एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा ना, एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा। बाकी हाँ ये सही है कि आपका पृथ्वी का कितना होता है, आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो द्रव की श्यानता में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है, ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी अपवर्तित रहती है, और डी द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, तो जो श्यानता होती है ना, श्यानता क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, श्यानता जिसको इंग्लिश में विस्कस बोलते हैं। ठीक है, श्यानता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, आपको ध्यान रखना। तो इसका कोई सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है ना। श्यानता क्या होता है, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपनी गति का विरोध करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, शहद को देखा होगा, शहद को, ठीक है, शहद एकदम गाढ़ा टाइप का रहता है ना, मतलब उसमें गति नहीं होता। वही मतलब एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, वहाँ श्यान बल काम कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, उसकी श्यानता क्या होगी, घटती जाती है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, बी ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, सी आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, और डी रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसका वेग अगर मैं निर्वात में, वैक्यूम में बात करूं तो प्रकाश का वेग वैक्यूम में कितना होता है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है किसका, प्रकाश का, याद रखना ना, निर्वात में। और इसी का आपका जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, किसका, प्रकाश का। ठीक है, आगे बढ़ते चले। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है, दूसरा वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, तीसरा वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, और चौथा वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। यहाँ से एक चीज़ तो हमको पता लग गया कि हमारे आँख में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेटिना में होता है। कहाँ होता है, रेटिना में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि मनुष्य के आंख में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कहाँ होता है, रेटिना में होता है। तो जो रेटिना में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका नेचर आपसे पूछा गया है, वो कैसा होता है। तो रेटिना में बनने वाला जो प्रतिबिंब है या चित्र है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वस्तु से छोटा होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है, वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेटिना में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, तो वस्तु से छोटा होता है और क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। मतलब हम लोग जो देखते हैं कोई भी चीज़ को तो वो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कार्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो हम लोग कुछ भी चीज़ को देखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, कार्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर। अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वही 6, बस यहाँ पास थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, रेटिना पर। तो हमारे आँख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे हमारे आँख में इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इसकी प्रकृति कैसा होता है, तो उल्टा और वास्तविक होता है। अब बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो हमको चीज़ें सीधा क्यों दिखाई देती है। देखो, तो रेटिना में जो हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना वो उल्टा होता है, लेकिन जब उसका मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है ना जी, तो वो ब्रेन उसको सीधा कर देता है, इसलिए हमको चीज़ें सीधा दिखाई देती है। आगे समझ में, चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। बताना एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? पसीने का मुख्य उपयोग आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। चलो बताना है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में। ठीक है, जो पसीना क्या करता है, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रित रखता है, कंट्रोल में रखता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग? कौन सी यांत्रिक तरंग है आपको बताना है। रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यांत्रिक तरंग पूछा गया है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका ध्वनि तरंग। क्या होगा आपका? ध्वनि तरंग। बाकी आपका देखो, रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग, ये सब क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब क्या आपका विद्युत चुंबकीय, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो इसका सही आंसर आपका ध्वनि तरंग हो जाएगा। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। जो सीटी स्कैन होता है उसमें क्या चीज़ प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश और एक्स किरणें। तो जो सीटी स्कैन होता है ना जी, सीटी स्कैन, इसमें क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण का प्रयोग सीटी स्कैन करने में किया जाता है, और सीटी स्कैन के माध्यम से जो शरीर के अंदरूनी भाग है उसको देखा जाता है। आगे समझ में? ठीक है, तो सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण है उसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं इस प्रकार से। देखो अभी हमने फिजिक्स के क्वेश्चन भी कर लिए, अब इसके बाद हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के। देखो, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? 5 जून को, 22 दिसंबर को, 28 फरवरी को, 30 जनवरी को? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? देखो, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 फेब को, अर्थात 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी को भारत है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। ठीक है, 28 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। वे बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा फटाक से। परमाणु के नाभिक क्या होता है? मतलब परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखो नाभिक की बात करें तो परमाणु के नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर पाया जाता है जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आ जाएगा नाभिक के अंदर। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, याद रखना, नाभिक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये आपका नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, याद रखना। साथ ही साथ प्रोटॉन की खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। किसने किया है? गोल्डस्टीन, याद रखना है, जिसको भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक ने किया है। किसने किया है? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। किसने किया है? जे थॉमसन ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु नाभिक के अवयव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? देखो, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही परमाणु जिसका, देखो समस्थानिक के बारे में पूछा गया है। परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न। समस्थानिक, स्थानिक मतलब स्थान को बता रहे हैं। स्थान को हमको देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, गलत है। दूसरा, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होगा, बिल्कुल सही है। समस्थानिक मतलब इसमें क्या होगा? जो परमाणु क्रमांक होगा, है ना, एटॉमिक नंबर होगा, वो क्या होगा? सेम होगा, समान होगा। ठीक है, याद रखना है। जो समस्थानिक में क्या होता है? इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है जी? समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा। तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक होता है समभारिक, जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा, लेकिन समस्थानिक में क्या होगा? जिसमें परमाणु क्रमांक समान रहेगा। दोनों में आपको समझना है। ठीक है, एक में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एक में आपका एटॉमिक मास सेम रहेगा। एटॉमिक मास किस में सेम रहेगा? समभारिक में। और एटॉमिक नंबर किस में सेम रहेगा? आपका समस्थानिक में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। देखो, भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है? मतलब ये परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है।
ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। जबकि यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। जबकि पानी में चीनी का घुलना, ये क्या हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा जी आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, पानी में चीनी का घुलना। अगर आप पानी में चीनी को घोल दोगे तो पूरा चीनी घुल जाएगा, लेकिन उसके बाद पुनः आप पानी से अगर चीनी प्राप्त करना चाहोगे ना, तो बाद में प्राप्त भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। संचारण के उदाहरण है, ये सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, उपयुक्त तीनों। तो संचारण के तीनों उदाहरण है। ठीक है, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना बिल्कुल सही है, तांबे पर हरे रंग की परत बनना बिल्कुल सही है, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। मतलब संचारण के केस में ये तीनों चीज होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। संचारण मतलब एक प्रकार समझ लो जंग लगना। क्या जंग लगना, उसको लोग समझ सकते हैं, जंग लगना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रति सत्ता के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। देखो, अगर मैं देखूँ तो द्रव्यमान प्रति सत्ता के आधार पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो याद रखना भूपरपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आपको याद रखना है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आपको याद रखना है एल्यूमिनियम के बाद आपको याद रखना है आयरन। तो यहाँ देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तब इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही पाया जाएगा ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। बताना है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन या पोटेशियम है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताऊं तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से जो पोटेशियम है सबसे क्रियाशील है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम है, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद आपका आयरन है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम को के से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है, कैल्शियम को Ca से करते हैं, है ना। उसके बाद आपको आयरन को Fe से किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए सभी ऑप्शनों के हिसाब से, तो इसमें पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आगे बढ़ते हैं, चलो। मोती के मुख्य अवयव क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी एरागोनाइट और कांचियोलिन, और सी अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, और डी है कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो मोती के मुख्य अवयव क्या है आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोती का मुख्य अवयव क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब एरागोनाइट और कांचियोलिन। क्या हो जाएगा, एरागोनाइट और कांचियोलिन। अब एरागोनाइट किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है, बता रहा हूँ ना। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, एरागोनाइट। ठीक है, इसी को आपका एरागोनाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो मोती का मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन है। तो मोती में मुख्य रूप से आपका एरागोनाइट अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। साथ ही साथ मोती में और क्या पाया जाता है, कांचियोलिन नामक प्रोटीन ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मोती में। ठीक है, तो क्या क्या पाया जाता है मोती में, आपका एरागोनाइट अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या पाया जाता है कांचियोलिन नामक प्रोटीन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा आपका, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ ठीक है, ये आपका क्या है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला है, याद रखना है। क्वेश्चन क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। क्या आपका कैल्शियम सल्फेट, मतलब कैल्शियम का सल्फेट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, फार्मूला से तो ये समझ में आ रहा है ना। देखो ना, फार्मूला क्या बोल रहा है, CaSO4 × ½ तो यहाँ पर सल्फेट तो दिखाई दे रहा है, कैल्शियम का सल्फेट है, दिखाई दे ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। SO4 को क्या बोलते हैं जी, सल्फेट ही बोलते हैं ना। Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम तो बोलते हैं ना, वही तो है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ये
तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो नहीं है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है, सोडियम सल्फाइड नहीं है, आंसर तो हमको पता लग गया। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है, जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीतल में कौन कौन से धातु का संयोग होता है, मतलब पीतल कौन कौन से मिश्र धातु से मिलकर बनता है। देखो उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पिताजी है ना, पी से आपका पीतल, ता से आपका हो जाएगा तांबा और जी से क्या होगा आपका जिंक हो जाएगा। तो पीतल किससे मिलकर बनेगा, तांबा और जिंक से मिलकर बनेगा। वैसे याद रखना कांसा, मतलब कांसा किससे मिलकर बनेगा, बता रहा हूँ इसका तरीका, काटता, तो का से कांसा और ट से आपका क्या होगा टीन और ता से आपको हो जाएगा तांबा, तो आपका कांसा टीन और तांबा से मिलकर बनेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जर्मन सिल्वर, ये कई बार पूछा गया, हमारा CGPSC इसको बार बार पूछता है ना जर्मन सिल्वर को। जर्मन सिल्वर के लिए तरीका बता रहा हूँ, नेताजी ऐसा। तो ने से ध्यान रखना आपको निकिल और ता से आपका तांबा और जिंक से आपको ध्यान रखना है, जिंक से आपका जिंक याद रखना है, जी से आपका जिंक याद रखना है। तो जो जर्मन सिल्वर है निकिल तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये चीज़। और चलो एक और बता देता हूँ, गन मेटल को याद करने का एक तरीका है, जैकेट। तो जैसे आपको याद रखना है जिंक, के से आपको याद रखना है, के से आपका कॉपर अर्थात तांबा और ट से आपका टीन हो जाएगा ये। ठीक है, तो गन मेटल आपका जिंक, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। ये सब मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन आते हैं जी। तो पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है, तो देखो पीतल में तांबा और जिंक, तो तांबा और जिंक, ये तांबा और जिंक, और ध्यान रखना जिंक को ही आपका जस्ता के नाम से भी जानते हैं। जस्ता को और किस नाम से जानते हैं, जिंक के नाम से जाना जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, देखो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। CGPSC इसको पूछ चुका है। जर्मन सिल्वर में नाम तो ऐसा लग रहा है कि इसमें सिल्वर होगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो जर्मन सिल्वर में चांदी प्रेजेंट ही नहीं होता। अभी जस्ट मैंने बताया था जर्मन सिल्वर के लिए तरीका क्या बताया था मैंने, नेताजी। क्या बताया था, नेताजी। जर्मन सिल्वर के लिए मैंने तरीका बताया था नेताजी। तो ने से आपका निकिल, ता से आपका तांबा और जी से आपका जिंक। अब देख लो जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर 0% मौजूद होता है भैया, बता रहा हूँ, मतलब रहता ही नहीं है ना। क्या क्या रहता है, निकिल रहता है, तांबा रहता है और जिंक रहता है, इसमें सिल्वर नहीं रहता, लेकिन नाम जर्मन सिल्वर है, आपको याद रखना है। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बोलते हैं। सेविन एक कीटनाशक है, बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन ये फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये भी बिल्कुल सही है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन बोलते हैं टेफ्लॉन को, तो फ्लोरीन युक्त बहुलक है, बिल्कुल सही है। फिर फुलेरिन ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है भैया। जो फुलेरिन केवल कार्बनिक यौगिक है, कार्बन का एक अपर रूप है, ये फ्लोरीन युक्त नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बोलते हैं। सेविन एक कीटनाशक है, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है, जबकि फुलेरिन एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन का अपर रूप है। यहाँ पास लेकिन क्या बोल रहा है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक फुलेरिन नहीं है। नाम से लग रहा है फुलेरिन, तो हमको ये लगेगा ना कि फ्लोरीन इसमें रहेगा, लेकिन भैया इसमें फ्लोरीन नहीं रहता, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, आपका शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, शुष्क बर्फ बोलते हैं। इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हैवी वाटर में क्या होता है। हैवी वाटर अधिक सम्मिश्रित हवा होती है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं और जैविक अशुद्धियाँ होती है। बताना है हैवी वाटर में क्या होता है। हैवी वाटर जिसको हिंदी में गुरु जल के नाम से भी जानते हैं। तो हैवी वाटर में क्या होता है, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है हैवी वाटर। और हैवी वाटर का प्रयोग आपका परमाणु रिएक्टर में ना कूलेंट के रूप में, मॉडरेट के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड व सल्फेट, बी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, सी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और डी सिल्वर व पोटेशियम का क्लोराइड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहला ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट क्या है, ये पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। आप सभी को पता है कठोर जल में क्या होता है, ये कठोर जल जो होते हैं वो आपका साबुन के साथ अच्छे से झाग नहीं देते हैं, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है आपको स्थायी कठोरता का, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को। बताना है कि किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तब इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, आपका हंसने वाली गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंसने वाली गैस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा क्या, ये भी अभी CGPSC का क्वेश्चन था ऐसी, है ना। देखो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा बोलते हैं, याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट यही क्या होता है, खाने का सोडा। यही क्या होता है, खाने का सोडा होता है, ठीक है। और एक और ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट ये होता है धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट ये क्या होता है जी, ये होता है जी आपको धावन सोडा ये होता है धावन सोडा अर्थात धोने का सोडा, ठीक है। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने का सोडा है और धावन सोडा क्या है आपका, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है कि खाने का सोडा क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन और पॉलीकार्बोनेट्स। पूछा जा रहा है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है भैया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका पॉलीएमाइड। किसका, पॉलीएमाइड, ठीक है। पॉलीएमाइड बहुलक के माध्यम से बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, टेफ्लॉन किसका नाम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल फ्लोराइड और ट्राइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। देखो टेफ्लॉन का सामान्य नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो पहला यही ऑप्शन सही है, ठीक है। टेफ्लॉन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा आपका, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसको रटिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से आपको याद करना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलो ये भी हो गया हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका 20 क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे, है ना। अब मैं थोड़ा स्पीड भी चलूंगा क्योंकि अब बहुत समय भी हो गया, है ना। अभी ये बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। देखो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया है, 5 जून 2019 को, 5 जून 2020 को, 5 जून 2021 को या 5 जून 2022 को। अभी जो पियून का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 जून 2019। तो 5 जून 2019 को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य बनाया गया है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा जी, सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, 2, 4, 5, 6, 33 जिलों के आधार पर पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर 33 जिले के आधार पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। सभी को पता होगा, पहला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी ये जिला से हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कोरिया के बाद आपका हो जाएगा सूरजपुर के बाद हो जाएगा आपका बलरामपुर। इन चारों जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चारों जिलों से होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। आगे बढ़िएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। देखो ऐसी अभी सिंपल सा क्वेश्चन CGPSC में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उसमें नंबर दिया गया था 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, ठीक है। चलो तो छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता भैया, छत्तीसगढ़ राज्य है वो 7 राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। सभी को पता है, पहला यूपी हो जाएगा, दूसरा आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका MP हो जाएगा, चौथा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, पांचवा आपका तेलंगाना हो जाएगा, छठवा आपका हो जाएगा जी भैया आंध्र प्रदेश और सातवां हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो ये सातों राज्यों को छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है। तो क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो इसका सही आंसर बिहार। अब कई लोग ये भी बोल रहे हो कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन, देखो जी बता रहा हूँ, ये आपका 10th आपका 10वीं तक का इसमें क्वेश्चन 10वीं के स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। देखो सीजीपीएससी क्वेश्चन कर सकता है कि हमारा छत्तीसगढ़ है वो कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो जाहिर सी बात है यार ये भी कर सकता है क्वेश्चन। हाँ चलो, अच्छा इसको याद है तो आपको अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो फिर याद करो भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आविष्टित है। भू आविष्टित मतलब लैंड लॉक्ड है, मतलब कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। 33 जिलों के आधार पर पूछा गया है भैया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 8, 10, 11, 12, तो इसका सही आंसर होगा, हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा, क्या होगा 11। ठीक है, अभी 11 जिला कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला हो जाएगा सरगुजा संभाग में सरगुजा, उसके बाद देखो बिलासपुर संभाग में आपका बिलासपुर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा बिलासपुर के बाद दूसरा आपको याद रखना है जांजगीर चांपा, उसके बाद याद रखना है कोरबा, कोरबा के बाद आपको ध्यान रखना है शक्ति। तो बिलासपुर संभाग में भैया 4 जिला हो गया। उसके बाद देखिए रायपुर संभाग में तो रायपुर हो जाएगा, रायपुर और हो जाएगा बलौदाबाजार, रायपुर और बलौदाबाजार हो जाएगा। अगर इसके बाद मैं दुर्ग संभाग में चलता हूँ तो दुर्ग संभाग में दुर्ग हो जाएगा, उसके बाद बेमेतरा हो जाएगा, बेमेतरा के बाद भैया बालोद हो जाएगा, बालोद। ठीक है, उसके बाद पांचवा और क्या बच गया, पांचवा बस्तर संभाग में आपका बस्तर जिला। ठीक है, तो देख लो कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका सही आंसर क्या होगा 11। तो 11 ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता, इसी को लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, भू आविष्टित जिला बोलते हैं, मतलब ऐसा जिला जो अदर कोई राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखो निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है, गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन या कडप्पा। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आर्कियन। जो आर्कियन शैल समूह इसको सबसे प्राचीनतम शैल समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यही हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम क्या आपका शैल समूह है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखो कोयला ऑप्शन है गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन। तो जो कोयला होता है ना वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लौह अयस्क मिलता है, क्या मिलता है, लौह अयस्क। विंध्य क्रम की चट्टानों से बहुमूल्य खनिज मिलता है, क्या मिलता है, बहुमूल्य खनिज। ठीक है, बहुमूल्य खनिज मिलता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका बॉक्साइड है, बॉक्साइड किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है, दक्कन ट्रेप। किससे मिलता है, दक्कन ट्रेप से मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर ये किससे मिलता है आपका, ये मिलता है आपका कडप्पा, कडप्पा क्रम की चट्टान से मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों से मिलता है या पाया जाता है, तो ए हो जाएगा गोंडवाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगरौली बेसिन किससे कहा जाता है, रिहंद बेसिन को, कन्हार बेसिन को, कोरबा बेसिन को या रायगढ़ बेसिन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिहंद बेसिन। ठीक है, रिहंद नदी बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरगुजा अंचल की प्रमुख नदी रिहंद नदी है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाथीपल गुफाएं कहाँ स्थित है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में, देवगढ़ की पहाड़ी में, पुटका पहाड़ में, रामगढ़ की पहाड़ी में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। हाथीपल की जो गुफाएं हैं ना ये आपका रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी में। कौन सा जिला, सरगुजा जिला। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में जो कालिदास जी उन्होंने मेघदूत की रचना किया था, और उसके मेघदूत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था, मुकुटधर पांडे जी ने किया था। ठीक है, याद रखना है। तो हाथीपल गुफाएं कहाँ स्थित है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, शिवनाथ मैदान, हसदेव मैदान, महानदी का मैदान या इंद्रावती का मैदान। इजी सा क्वेश्चन है, सब बना लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, तो महानदी का मैदान। इसका अगर मैं एरिया की बात करूँ तो 68,064 वर्ग किलोमीटर। इसका मैं एरिया की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 68,064 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, तो महानदी का मैदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है, सिहावा। सिहावा भैया चलो सॉल्व करते चलते हैं। सिहावा तो धमतरी में, सिहावा कहाँ है, धमतरी में। गड़िया पहाड़ कहाँ है भैया, ये तो आपका कांकेर में है, कांकेर में। दलहा पहाड़ ये आपका जांजगीर चांपा, जहाँ प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। कुलझारी पहाड़ ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है, तो कुलझारी है ना, कुलझारी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये सब कहाँ है, तो राजनांदगांव जिला में आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, गोल्लापल्ली का पठार किस तहसील में है, उसूर में, चारामा में, कोंटा में या दरभा में। तो जो गोल्लापल्ली का जो पठार है ना ये कहाँ है, सुकमा जिला के कोंटा तहसील में। कहाँ है, सुकमा जिला के कोंटा तहसील में। याद लिख दे रहा हूँ, सुकमा जिला के ना, सुकमा जिला के कोंटा तहसील में ही आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का कारण क्या है? मकर रेखा से इसकी निकटता गलत है, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, ये भी गलत है। दक्कन पठार से इसकी निकटता गलत है। कर्क रेखा से इसकी निकटता बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हमारे छत्तीसगढ़ से 4 जिलों से होकर कर्क रेखा वो गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, उसके बाद कोरिया, उसके बाद सूरजपुर, फिर बलरामपुर, मैंने आपको बताया भी था। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा से इसकी निकटता। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, डोरसा मिट्टी, भाटा मिट्टी। देखो कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी को ना जी, काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, कन्हार माटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी कन्हार मिट्टी है, जिसको और किस नाम से जानते हैं, याद रखना, हिंदी में इसको काली मिट्टी बोलते हैं, साथ ही साथ और किस नाम से जानते हैं इसको, भर्री मिट्टी बोलते हैं, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। कन्हार, भर्री, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी में, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें चीका धारण करने की क्षमता भी सर्वाधिक होता है। और जैसे चना हो गया, है ना, जो चना हो गया, गन्ना हो गया, ये सोयाबीन हो गया, ये सब काली मिट्टी में लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मटासी मिट्टी, जो लाल पीली मिट्टी होते हैं ना, लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। डोरसा मिट्टी आपका क्या होता है, डोरसा मिट्टी याद रखना है, लाल पीली मिट्टी और आपका काली मिट्टी का मिश्रण होता है। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को किस नाम से जानते हैं जी, डोरसा मिट्टी के नाम से जानते हैं। भाटा मिट्टी किस मिट्टी को बोलते हैं, जो आपका रेतीली मिट्टी होता है, सॉरी रेतीली बोलता हूँ, जो मुरुम युक्त जो मिट्टी होता है, मुरुम युक्त, उसी को आपका भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये चीज़। तो कन्हार मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ध्यान रखना है। इसको भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पल किसमें बताया गया है? मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में या वायु पुराण में? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में, ठीक है। तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पल किसमें बताया गया जी, वायु पुराण में बताया गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखो शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मनियारी, खारून, तांदुला, अरपा, ये चारों के चारों शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ है। लेकिन पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनियारी। क्या हो जाएगा? मनियारी, ठीक है। मनियारी नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है, 134 किलोमीटर है, ठीक है। मनियारी नदी की लंबाई कितना है जी, 134 किलोमीटर है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान के पूछा जा रहा है। रामविचार नेताम, दिनेश नंदन सहाय, भूपेश बघेल या रमन सिंह? तो देखो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रामविचार नेताम तो नहीं है, दिनेश नंदन सहाय भी नहीं है, तो प्रथम राज्यपाल थे। भूपेश बघेल हमारे ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रमन सिंह, ठीक है। रमन सिंह को वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष इसको बनाया गया है, तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन रमन सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उराव, गोंड, कंवर, हल्बा, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति का है? तो आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, ठीक है। गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति भी है ना, और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। बाकी उराव जनजाति तो सरगुजा अंचल की जनजाति है, ठीक है। कंवर जनजाति मुख्य रूप से बिलासपुर में निवास करते हैं। हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है, जो कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका गोंड आएगा आंसर। छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? हल्बा, गोंड, खरिया, बैगा। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑप्शन दिया गया है हल्बा, गोंड, खरिया, बैगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या लेंगे इसमें, इसका सही आंसर होगा आपका हल्बा, ठीक है। लेकिन देखो जी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति, तो आपको लेना है उराव जनजाति। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछेगा प्रतिशतता के आधार पर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सा है, तब आपको आंसर क्या लेना है, हल्बा, ठीक है। अब यहाँ पास तो किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं किया है, ना तो प्रतिशत को मेंशन किया है, ना तो आपका जनसंख्या को मेंशन किया है, और इसमें एक ही ऑप्शन है तो हल्बा, तो हम इसलिए इसका आंसर ले रहे हैं हल्बा। समझ में आ गया? तो छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है, तो हल्बा। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उराव बताना है, और परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो आपको बताना है हल्बा। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, युवागृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। ठीक है, देखो घोटुल क्या होता है, एक प्रकार का युवागृह होता है। युवागृह एक गृह स्थल है जहाँ जनजातीय युवक और युवतियाँ अपने समाज, अपने धर्म, अपने संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना, अपने संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो मुड़िया जनजाति में ऐसे युवागृह को घोटुल के नाम से जानते हैं, है ना। और इस घोटुल में जो पुरुष लोग भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, चेलिक बोलते हैं। और पुरुषों के प्रमुख को सिरेदार बोला जाता है। और इस घोटुल में जो युवतियाँ या महिला लोग भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुटियारिन। और उसके प्रमुख को बेलोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलोसा। तो युवागृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख कौन होती है, केवरा तो नहीं होता भैया, बाली फूल भी नहीं होता, अभी जैसे बताया बेलोसा। मोटियारिन किसे कहते हैं, इसका सही आंसर बेलोसा। जो घोटुल में जो युवती लोग या जो महिलाएं लोग जो भाग लेती हैं उसको मुटियारिन कहते हैं, लेकिन उनके प्रमुख को बोला जाता है बेलोसा। और क्वेश्चन क्या है, युवागृह घोटुल के युवती सदस्यों के प्रमुख पूछा गया ना, तो प्रमुख को क्या बोला जाएगा, बेलोसा बोला जाएगा। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में राज्य के कितने व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर 3 है ना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताने की कौन कौन वो लोग हैं जिसको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलो, बिलमा किस जनजाति से संबंधित है, कंवर और पंडो, बैगा और गोर, ओराव और बिरहोर, मुरिया और भतरा। तो जो बिलमा है ना, बिलमा ये आपका ये बैगा जनजाति से संबंधित है, स्पेशली बैगा जनजाति, लेकिन ऑप्शन में बैगा और गोड़ भी दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा बी होगा, बैगा और गोड़। जो बिलमा नृत्य है ना, इसको जो बैगा जनजाति के लोग हैं विजयदशमी के अवसर पर करते हैं। किस अवसर पर करते हैं, विजयदशमी के अवसर पर। ठीक है, तो बिलमा है एक प्रकार से ये नृत्य है, बैगा जनजाति के लोग करते हैं। किस अवसर पर, तो विजयदशमी के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, तत्, वितत, घन और सुशीर। आपको बताना है मांदर है वो किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, तत्, वितत, घन और आपका सुशीर। देखो, तत् वाद्य यंत्र भी होते हैं जिसमें तार लगे होते हैं, जिसमें तार लगे होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि गिटार हो गया, गिटार में तार लगे होते हैं। ठीक है, जैसे धनकुल हो गया, ये सब क्या आपका तत् वाद्य यंत्र हो जाएगा। गिटार हो गया, धनकुल हो जाएगा, राम बाजा हो जाएगा, ये सब तत् वाद्य यंत्र मतलब जिसमें तार लगे होते हैं। वितत मतलब जिसमें तार नहीं लगा होता। वितत वाद्य यंत्र क्या होता है, तो एक आपका ठोस आधार को उसमें चमड़े को मढ़कर वितत वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। और वितत वाद्य यंत्र आपका 2 प्रकार का होता है, एक मुखी और दूसरा होता है आपका द्विमुखी। एक मुखी और द्विमुखी। एक मुखी मतलब जैसे जिसका एक मुख होगा, द्विमुखी मतलब क्या होगा, जिसका 2 मुख होगा। ये जैसे देखो, इसका 2 मुख है और इसका 1 मुख है, ये एक मुखी कहलाएगा, ये आपका द्विमुखी कहलाएगा। एक मुखी में आ जाएगा आपका नंगाड़ा हो जाएगा, गोगा हो जाएगा, तासा हो जाएगा, नंगाड़ा गोगा तासा। जैसे कि मुंडा बाजा हो जाएगा आपका, तुड़बुड़ी बाजा, ये सब क्या है, ये सब एक मुखी हो जाएगा, है ना। नंगाड़ा गोगा तासा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा। और द्विमुखी में क्या हो जाएगा आपका, जैसे मांदर हो जाएगा, है ना, मृदंग हो जाएगा, आपका रायगढ़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, तो ये किस में आ जाएगा, वितत में आ जाएगा। किस में, वितत। और घन वाद्य यंत्र क्या होता है, मतलब घन वाद्य यंत्र है, इसको किसी ठोस पदार्थों से या धातुओं से बनाया जाता है और इसको बाहरी आघात देकर बजाते हैं। जैसे कि देखो, घंटी को हम लोग बाहरी आघात देकर बनाते हैं और टोटल मेटल का बना होता है ना। तो ध्यान रखना, जो घन वाद्य यंत्र होता है उसको बाहरी आघात देकर बजाया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, घंटी को जो गोंडी भाषा में मुयांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मुयांग के नाम से। सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो जिसको मुंह से फूंक कर बजाते हैं, है ना। सुशीर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिसे मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। जैसे बांसुरी हो गया, नेफ्री हो गया, करनाल हो गया, बीर कहाली हो गया, ठीक है, तोड़ी हो गया, अकुम हो गया। ये सब सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं जिसको हवा के प्रवाह के माध्यम से मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। वही सब किस में आ जाएगा, आपको सुशीर वाद्य यंत्र में आ जाएगा। तो मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, तो वितत वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो, अभी इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 6, 8, 7, 9। कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको हो जाएगा, सबसे पहले कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, पहले गुजरात के बाद आपका राजस्थान के बाद हो जाएगा जी आपका मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल के बाद आपका रखते हैं
त्रिपुरा के बाद आपको ध्यान रखना है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ये तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देख लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मैप से याद रखना, पूरा मैप से ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग ट्रिक भी इसके लिए याद करते हैं। ट्रिक है जैसे मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गमछा झार। तो इस ट्रिक से भी आपको पूरे 8 राज्यों के नाम आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद र से राजस्थान, उसके बाद देखो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आपको पूरे राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि मैप से आप लोग को याद रखना है, ज़्यादा ईजी होगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। देखो बांग्लादेश, मैं एक तरीका बता रहा हूँ उसके लिए, एक तरीका बता रहा हूँ। मित्र मेघा आप बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश से समझ में आ गया कि बांग्लादेश से लगे राज्य। अब देखो मी से क्या होगा आपका मिजोरम, मी से आपका मिजोरम। त्र से क्या होगा आपका त्रिपुरा, ठीक है। मेघा से क्या होगा आपका मेघालय, क्या होगा आपका मेघालय। उसके बाद आ से क्या हो जाएगा आपका, आ से आपका असम हो जाएगा। फिर प से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो देख लो भाई, ये सभी जो राज्य है ना, ये आपका बांग्लादेश से लगे हुए हैं। तो देख लो क्या क्या दिया जाए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। देख लो सेम ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस तरीके को आप याद कर सकते हो, ट्रिक को याद कर सकते हो, ईजी है। अदरवाइज आप मैप से भी करना चाहोगे तो मैप से भी कर सकते हो, है ना। मैप तो दिमाग में होगा ही, भारत का मैप। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई बोलते हैं, खादर बोलते हैं, या दून बोलते हैं, या भाबर बोलते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? मतलब ये जो आपका हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, ये जो हिमालय क्षेत्र है, इसके सारे जो समतल मैदान जो फैला है ना, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है जी भाबर। क्या बोलते हैं इसको भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाबर, ठीक है। इसको भाबर के नाम से आपका जाना जाता है। बाकी आपका खादर, तो जो नवीन जो मृदा होती है उसको खादर बोलते हैं। इसका सही आंसर आपको भाबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से क्या पूछा जा रहा है? ये दक्षिण से आपको ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, फिर शिवालिक, लघु, फिर महान, फिर लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, फिर आपका शिवालिक, महान, लघु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर जाना है हमको। देखो दक्षिण से कहाँ जाना है? उत्तर जाना है। तो सबसे नीचे में क्या है आपका? शिवालिक। सबसे नीचे में क्या है जी आपका? शिवालिक। उसके बाद क्या आपका? लघु हिमालय। उसके बाद क्या है आपका? शिवालिक के बाद है लघु हिमालय। उसके बाद क्या आपका? उसके बाद है महान हिमालय। उसके बाद क्या है? महान हिमालय। ये हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका बी होगा। देखो शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, वृहद हिमालय व पीर पंजाल, काराकोरम व लद्दाख, और वृहद हिमालय व जास्कर। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, वृहद हिमालय व पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? वृहद हिमालय व पीर पंजाल, ठीक है। तो कश्मीर घाटी है वो कौन से पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। अरौली पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर, तो वो कौन से राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में तो नहीं है भैया, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है। इसका सही आंसर आपका राजस्थान, ठीक है। 1722 मीटर इसका हाइट है। कितना? 1722 मीटर हाइट है किसका जी? गुरु शिखर का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कुछ प्रश्न और है फिर खत्म हो जाएगा। कुछ प्रश्न और है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चांगला, जम्मू एवं कश्मीर। ये देखो एक तरफ आपका दर्रे के नाम दिए गए हैं और एक तरफ राज्यों के नाम या केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं। वो कहाँ है वो, ठीक है। तो चांगला जम्मू एवं कश्मीर में बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। बामडीला अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। सेला, भैया सेला तो उत्तराखंड में नहीं है। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या क्या आपका? नीतीला। उत्तराखंड में आपका नीतीला है, ठीक है। मानाला है, नीतीला, मानाला,
लिपू लेक, लिपू लेक, लिपू लेक है ना, ये चिंगरी विंगरी है ना, ये चिंगरी विंगरी, ये सब कहाँ है? ये सब आपका उत्तराखंड में, ये सब क्या आपका उत्तराखंड में है। जबकि जो सेला यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। लेकिन याद रखना है ना, उत्तराखंड में मानाला है, नीतिला है, लिपू लेक है, चिंगरी बिंगरी, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बाकी ये पहला, दूसरा और तीसरा सही है, याद करिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है ना। आगे बढ़ते, देखो मेघालय का पठार क्या हिमालय श्रेणी का भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, या पूर्वी घाट पर्वतों का भाग है, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है? अच्छा क्वेश्चन है। मेघालय का जो पठार है ना, ये ध्यान रखना, ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है जी, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, कौन सा? मेघालय का पठार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इजी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। जो गुजरात राज्य है उसका जो समुद्री तट है ना, गुजरात राज्य का समुद्री तट है वो सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। क्योंकि देखना गुजरात का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे ऐसा ऐसा बनता है ना जी, ऐसा है ये। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होने के कारण इसका जो समुद्री तट है वो सबसे अधिक लंबा है, ये आपको याद रखना है। हालांकि पता नहीं चलता, लेकिन सबसे लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और ए ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताना है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो कौन से क्रम का राज्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी। ये कहीं न किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, इंपॉर्टेंट है जी, है ना, यूनिक भी है। देखो ना, जो हम लोग दिवाली जो मनाते हैं उसको जो थारू जनजाति के लोग हैं वो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। किस पर्व के रूप में? शोक पर्व के रूप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नांकित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? सीनो तिब्बत, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। ये सीजीपी से पूछ चुका है, सबसे पहला यही आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है आपका? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन सबसे बड़ा है ना, ये इंडो आर्यन। इंडो आर्यन सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है आपका? द्रविडियन। द्रविडियन भाषा उसके बाद है ना। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक तीसरा हो जाएगा आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा आपका? सीनो तिब्बतन, ठीक है, सीनो तिब्बतन। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा भाषाई समूह पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर आपका इंडो आर्यन होगा। क्या होगा? इंडो आर्यन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? अभी सीजीपीएससी का क्वेश्चन था। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलता है? तो देवप्रयाग, ठीक है। उत्तराखंड के जो 5 प्रमुख प्रयाग है उसमें से ये देवप्रयाग भी प्रमुख है। तो निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ये क्वेश्चन आता है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी है वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और है। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा। देखो गोदावरी, महानदी और कावेरी ये तीनों तो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा नदी है आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी हमारे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, पता होगा। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, 886 किलोमीटर जिसकी कुल लंबाई है, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में तो पता होगा, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। अब देखो ऐसा कमेंट मत करना भाई कि नर्मदा नदी का तो लेंथ 1315 है, कई कई बुक में 12 भी दिया है, कई कई बुक में 15 भी दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि महानदी का भी आप लोग देखोगे तो कई बुक में आपको 885 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कई बुक में 886 किलोमीटर देखने को मिलेगा, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चिल्का झील जहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ, पहले बताओ चिल्का झील कहाँ, कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। और उड़ीसा राज्य को किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट, है ना। उड़ीसा राज्य के जो बाउंड्री है उसको किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है जी? आपका उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट, है ना। ये जगह सही आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लैटेराइट मिट्टी। मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है आप लोग को, अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया भैया।
काली मिट्टी को याद रखना, काली मिट्टी को, है ना, काली मिट्टी, काली मिट्टी को ही आपका किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी को आपका भर्री मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसी को आपका कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना है किसको, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी, याद रखना है इसको भी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, किसको जी, काली मिट्टी को। तो होपफुली ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को पसंद आया होगा। मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग को ये बताना कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मैंने जैसे सिलेबस दिया है वैसे ही मैंने क्वेश्चन भी डिज़ाइन किया हुआ है, और क्वेश्चन का लेवल भी मैंने उतना हाई नहीं रखा है, क्योंकि आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा, तो इसीलिए मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन है, एकदम ईजी भी नहीं है ना, पढ़ोगे तभी बनेगा ऐसा है, इसीलिए ये मैंने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रखा हुआ है। और होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई सुझाव देने तो निश्चित ही आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ अब जो शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं पुनः MCQ बनाऊँगा, पूरा टॉपिक वाइज शिक्षक भर्ती का। अभी जो पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी मैं MCQs बनाऊंगा बढ़िया टॉपिक वाइज। तो इसीलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो सब वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।